हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है और अब प्रीलिम्स को हम लोग टारगेट करेंगे। प्रीलिम्स को देखते हुए जो है हम लोग सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। और पॉलिटी को हम लोग पढ़ेंगे पीटी के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। इसमें हम मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, पीटी के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको जो है यहाँ पर समझने का पूरा खेल है, तो आपको समझना रहेगा। छोटे-मोटे हम जो है छोटा-छोटा जो है नोट्स बनाते चलेंगे। छोटा-मोटा ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा-थोड़ा ही लिखते हुए चलेंगे। बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, समझते हुए चलेंगे। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स यूपीएससी 2026। तो अगर हम लोग बात करें पॉलिटी की और प्रीलिम्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो ट्रेंड चल रहा है पॉलिटी का, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। हालांकि यूपीएससी का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता है, फिर भी जो है हमें अभी ऐसा जो चल रहा है, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि 15 से 20 क्वेश्चन हमें पीटी में देखने को मिल जाते हैं पॉलिटी से। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो भाई बहुत ही जो है ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहले जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलिटी के, पहले उनको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे पहले। संविधान के जो मूल अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको देख लेंगे। संविधान की मूल अवधारणाएं। कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो संविधान की, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको जो है एकदम ही पूरी तरीके से हिंदी की तरफ नहीं जाना है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। छोटे जो शब्द होते हैं, जो बेसिक शब्द होते हैं, इंग्लिश में भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जरूरी हो जाता है। आपको सीसेट में भी जरूरत पड़ती है, पीटी में भी कभी कभी तो गलत प्रश्न ही आ जाते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि संविधान एक बुक है, संविधान एक दस्तावेज है। ठीक है, संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। तो लेकिन कैसा दस्तावेज है? संविधान एक दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है, जिसे जिसमें कई सारी विधियां हैं, जो कि कई सारी उसमें रूल हैं, जो कि बताते हैं राज्य के और राज्य के जो सरकार हैं, उनके जो अंग हैं, उनके क्या क्या जो है कार्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, उनके कार्य क्या हैं। और जो संस्थाएं वगैरह हैं, जो व्यक्ति होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे। तो इसमें सभी लिखा हुआ है। और राज्य के द्वारा जो विधि बनाई जाती है, वो भी जो है, कोई व्यक्ति अगर कोई संस्था विधि के विरुद्ध जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यानी कि इसमें ये सब लिखा हुआ होता है। संविधान एक दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है, विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो लिख लेंगे, लिखते चलेंगे। एक दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है।
अभी आप लोग को लग रहा होगा कि हम इतनी बेसिक बातों की इतनी जो है बेसिक बेसिक बातें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही, तो उन क्वेश्चन को भी हम जो है आपके सामने रखेंगे। मैं लिखूंगा क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को देख लेंगे। जो यूपीएससी पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो यूपीएससी पूछ चुका है, उन्हें हम लोग देख लेंगे अभी। तो ठीक है, संविधान एक दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अब इसमें संविधान में है कि संविधान के जो राज्य हैं, राज्य में कोई ना कोई तो सरकार होती है। अभी हम लोग राज्य राज्य जो शब्द है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो संविधान में ये लिखा गया है कि संविधान जो राज्य है, राज्य में जो सरकार होती है, उन सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के अंगों के सिद्धांत और उनके क्या कार्य होंगे, वो सब इस संविधान में लिखा हुआ रहता है। तो इसे भी दो लाइन में लिख लेंगे इसमें, यानी कि संविधान में राज्य राज्य के सरकार के अंगों, जो सरकार के अंग होते हैं, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। सरकार के जो अंग होते हैं, इसमें राज्य के सरकार के अंगों के सिद्धांत तथा कार्य निहित होते हैं। इसमें राज्य के सरकार के अंगों के सिद्धांत तथा कार्य निहित होते हैं। अभी कोई भी देश है, उसमें उसमें सरकार तो होती है, देश को चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए सरकार तो होती है। तो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, अभी उस पर हम बात करेंगे। तो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, तो उन अंगों के क्या कार्य होंगे, उनके क्या सिद्धांत है, उनके कॉन्सेप्ट और उनके क्या वर्क होते हैं, तो सब इस संविधान में लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग बात करते हैं, जो राज्य शब्द है इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सरकार के अंग होते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो राज्य शब्द अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग जो है अर्थ निकल कर आता है। अगर हम लोग भारतीय संदर्भ में अगर राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या रहता है, हमारे माइंड में ये रहता है कि जो अलग अलग यूनिट्स हैं, जो हमारे भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तर भारत, मतलब सभी जो राज्य हैं भारत के, हमारे माइंड में वो आते हैं, वो अलग अलग राज्य आते हैं। लेकिन राज्य का और भी अर्थ होता है। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, जब हम इन सब की बात करते हैं, तो वहाँ पर राज्य का क्या मतलब होता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर राज्य का क्या अर्थ होता है, तो उस पर बात करते हैं। तो वहाँ हमें देखने को मिलता है राज्य के 4 अंग होते हैं, 4 एलिमेंट्स। इसमें 4 तत्व हमें देखने को मिलते हैं, एलिमेंट्स। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में हमें राज्य शब्द का जब प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हमें राज्य के 4 जो है तत्व देखने को मिलते हैं, 4 एलिमेंट्स जो है देखने को मिलते हैं। या फिर हिंदी में लिखना हो तो लिख लेंगे, 4 तत्व देखने को मिलते हैं। अब ये 4 तत्व कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा, इतनी बेसिक बातें तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम जो है एकदम बेसिक से चलेंगे, ताकि जो बिगिनर है उनको भी काम आ जाए। और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। अभी हम जो है उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अभी मैं बोर्ड पर जो है क्वेश्चन को लिखूंगा। पहले हम लोग जो है देख लेते हैं, जो क्या 4 तत्व होते हैं राज्य के, उनको देख लेते हैं। तो पहले होती है जनसंख्या। जनसंख्या, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, तो वहां पर लोग तो होंगे ही। बिना लोग के वो राज्य माना नहीं जाएगा। अगर जहाँ पर लोग ही नहीं है, उसे हम, अगर सिर्फ जहाँ पर जमीन है वहां पर लोग नहीं रह रहे हैं, तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। मान लो जैसे अंटार्कटिका हो गया, या फिर
अंतरिक्ष हो गया, चांद पर हो गया, तो वहां पर लोग थोड़ी रह रहे हैं, तो हम उनको राज्य नहीं कहेंगे। जैसे कोई राज्य हो गया, वहां पर लोग रह रहे हैं, लोग है, जनसंख्या है, वहां पर जनसंख्या कोई फिक्स नहीं होती, जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, लोग वहां पर आते जाते रहते हैं, तो जनसंख्या का कोई फिक्स नहीं हो, घटती बढ़ती रहती है। तो जहां पर लोग होते हैं, जहां पर जनसंख्या होती है, उसे हम राज्य कहेंगे। एक तत्व जनसंख्या हो गया। दूसरा तत्व अगर हम देखें तो, दूसरे तत्व की बात करें तो भूभाग। हर राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, जिसका कोई निश्चित भूभाग नहीं है वो राज्य नहीं है। अगर हम लोग जैसे एग्जांपल ले ले तो, जैसे हमने बात किया, ये हमारा भारत हो गया, ऐसे करके रहता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, बकलोलवा इधर आ गया, इधर आ गया बांग्लादेश, छोटा चिंटू, बड़ा चिंटू, छोटा चिंटू, फिर श्रीलंका हो गया। तो सब फिक्स है ना, भूभाग फिक्स है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि कल को जो पाकिस्तान कहेगा हमारा यहाँ पर है, यहाँ तक है हमारा, वो जो है गलत सही उल्टा सीधा दावा जो है अलग अलग देश ठोकते रहते हैं, कहते रहते हैं हमारे यहाँ तक है, अपने साम्राज्य के विस्तार की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एक भूभाग, एक निश्चित भूभाग होता है जहाँ, उसी को हम लोग राज्य कहते हैं। पहला हमने क्या एलिमेंट देखा कि जहां पर लोग रहेंगे उसे हम राज्य कहेंगे, जहां लोग ही नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। और दूसरा निश्चित भूभाग हो, भूभाग जिसको भूभाग ही नहीं है तो उसे हम राज्य कैसे कहेंगे। जैसे हमने देख लिया, इधर इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, तो फिक्स है ना कि अफगानिस्तान इतने के अंदर ही, ऐसा तो नहीं है जो अफगानिस्तान है वो रसिया का विभाग कहेगा मेरा ही है। तो निश्चित भूभाग है, उसे हम लोग राज्य काउंट करते हैं। तो दुनिया में कितने सारे देश हैं, सब कुछ न कुछ निश्चित भूभाग है, एक सीमा है ना, कहा यहीं तक है हमारा क्षेत्र है, तो उसे हम राज्य कहते हैं। तो हमारा दूसरा तत्व ये हो गया भूभाग। पहला तत्व है हो गया जनसंख्या, दूसरा तत्व हो गया भूभाग। तीसरे तत्व की बात करें तो सरकार। सरकार, अब हर राज्य में जो है सरकार होती है। अब जहां सरकार ही नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल ले ले तो, जैसे हो गया फिलिस्तीन, जो हमें इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा हमेशा देखने को मिलता है। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन में अपनी कोई सरकार नहीं है, वहां पर हमेशा जो है मारकाट चलता रहता है, क्योंकि वो इलाके ही ऐसा है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्ब एरिया है। इजराइल के साथ हमेशा युद्ध लगातार हमें देखने को मिलता है न्यूज़ में, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगा आपको। तो वहां पर कोई सरकार नहीं है, तो जहां पर सरकार नहीं है, मान लो जिसको जिसको पास भूभाग है, कोई राष्ट्र है उसके पास भूभाग है, ठीक है, उसकी कोई निश्चित सीमा है कि यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, तो उसका कोई निश्चित भूभाग हो गया, ठीक है, पहला भूभाग है उसके पास। हमने देख लिया वहां पर लोग भी रह रहे हैं, लोग हैं वहां पर, भूभाग भी हैं, लेकिन वहां पर कोई सरकार नहीं है कि शासन प्रशासन कौन चला रहा है, वहां पर कोई सरकार नहीं है, तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। वो राष्ट्र हो सकता है, राष्ट्र और राज्य में फर्क होता है। वो राष्ट्र हो सकता है लेकिन वो राज्य नहीं है, उसके पास लोग हैं, लोग हैं, फिलिस्तीन के पास लोग हैं, और फिलिस्तीन एक उसका निश्चित भूभाग भी है, ठीक है, उसके पास क्षेत्र है, भूभाग है, उसके पास लोग भी हैं, लेकिन उसके पास सरकार नहीं है, इसलिए हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। अब तीन तत्व हमने देख लिया, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। चौथा तत्व क्या हो गया इसमें, जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, हम उसे कहते हैं संप्रभुता। अब हो सकता है कुछ लोग इस शब्द को पहली बार देख रहे होंगे, अभी हम लोग इस पे जो है चर्चा करेंगे। मैं इस पे बताता हूँ क्या है संप्रभुता। हो सकता है कोई कोई जो है पहली बार इस शब्द को सुन रहा होगा या फिर देख रहा होगा, लेकिन शायद आप लोग को पता ही होगा मेरे ख्याल से। संप्रभुता यानी कि संप्रभुता क्या हो गई, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक संप्रभुता, संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। बात करें अब संप्रभुता की, तो संप्रभुता क्या है, संप्रभुता यानी कि कोई भी देश है, कोई भी देश कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी देश अपने देश के अंदर जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से, वहां के जो सरकार है कुछ भी कर रहा है, तो उस पर जो है कोई बाहरी देश उस पर दबाव ना बनाए
कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जो कुछ भी करना है हमारी मर्जी से करना है। तो मतलब किसी देश पर किसी और देश का जो है बाहरी दबाव न हो, बाहरी नियंत्रण न हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। यानी कि किसी देश की सरकार जो है, कोई राज्य किसी देश की सरकार जो है अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सके अपनी देश में, और अपने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किससे संबंध रखना है, किससे नहीं रखना है, किस देश से हमें तेल खरीदना है, किस देश से हमें हथियार खरीदना है, वो जो है स्वतंत्र हो इसके लिए, वो अपने निर्णय स्वतंत्रता से ले सकता है। कोई जो है बाहरी नियंत्रण से उसे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसे हम कहते हैं संप्रभुता, यानी कि वह संप्रभु है, अपनी इच्छा के अनुसार है। जैसे अगर हम लोग अपने हम लोग अपने ऊपर जो है इसे अपना कर देखें, तो हमें क्या कहाँ कोचिंग करना है, हमें कौन सी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, हमारा जो मन करेगा हम वो पढ़ेंगे। हमें किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ कोचिंग नहीं करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, यानी कि हमारी जो मन की इच्छा है हम वो करेंगे। ये हो गया संप्रभुता। तो इसे हम किसी देश के तौर पर देखते हैं, जब किसी देश के लेवल पर देखते हैं, देश के स्तर पर, तो कोई देश स्वतंत्र है, किसी बाहरी नियंत्रण से जो है उसके ऊपर किसी कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता। यानी कोई देश अपनी मर्जी के अनुसार जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है। हमने इसे दो भागों में बांट दिया, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता क्या होता है, यानी कि कोई राज्य है, जैसे हम अगर हम एग्जांपल ले लें तो भारत को ही ले लेते हैं। अब भारत को हमने ले लिया, कोई राज्य हो गया हमारा भारत। तो अब भारत के अंदर जो जो रूल बनाए गए हैं, जो संविधान के जो रूल हैं, विधि जो हैं, तो उन विधियों को जो है राज्य जो है बिना किसी बाहरी दबाव के, यानी कि कोई देश ये नहीं कह सकता कि तुम अपने देश में जो है ये विधि लागू करो, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि हमारा जो देश है भारत, वो संप्रभु है, वो स्वतंत्र है कि हमें अपने देश में कौन से रूल को लागू करना है, कौन से रूल को नहीं लागू करना है। हालांकि वो जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम अभी बात करेंगे। तो हमारा जो देश की सरकार है, वो राज्य में कौन से रूल लागू करेगी, कौन सी विधियों को लागू करेगी, कौन सी विधियों को नहीं लागू करेगी, वो कोई बाहरी देश आकर के नहीं बताएंगे। हम अपनी मर्जी से करेंगे जो करेंगे। यानी कि किसी बाहरी देश का जो है प्रभाव नहीं है, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, आंतरिक। अब बाह्य संप्रभुता हम लोग अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है, जो हमारी विदेश नीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं, तो जो हमारी विदेश नीति है कि हमें किससे हथियार खरीदना है, किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, हमें किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो वो सब हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो हम डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे कि हम तेल रसिया से खरीदें या फिर ना खरीदें, या फिर हम रसिया के पास नहीं जाएंगे पूछने कि हम अमेरिका से जो है तेल खरीदें कि ना खरीदें। हम इस्लामिक कंट्रीज से, जो अरब देश के जो कंट्रीज हैं, हम उनसे तेल खरीदे कि ना खरीदे, तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपने निर्णय, अपने डिसीजन को खुद ले सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप किसी भी देश पर इसे लागू कर सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, राज्य के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्वों को हमने देख लिया, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो जिसके पास ये चारों तत्व है हम उसे राज्य कहेंगे। मान लो कोई देश है, मान लो इसे सिंबॉलिक मैंने बना दिया, कोई देश हो गया। अब इसके पास जनसंख्या है, इसके पास भूभाग भी है, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार नहीं है। हमने एग्जाम्पल लिया फिलिस्तीन, तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। और वहां पर या मान लो वहां पर सरकार भी है, भूभाग है, जनसंख्या भी है, लेकिन वो संप्रभु नहीं है, वो जो है स्वतंत्र नहीं है अपने निर्णय, अपने डिसीजन को लेने के लिए, तो भी हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। यानी कि जिस भी जो है क्षेत्र में, मतलब कि जहां पर भी ये चारों तत्व हमें देखने को मिलेंगे, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, हम उसे ही राज्य कहेंगे। तो राज्य राज्य शब्द को हमने समझ लिया, और संप्रभुता क्या होती है उसे भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर सरकार के 3 अंग होते हैं। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर उसके आगे हम बात करते हैं। तो हम लोग राज्य शब्द को देख रहे थे, उसमें हमने देखा स्टेट, जो हमारा राज्य होता है स्टेट। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इतना बेसिक तो।
राज्य शब्द में हमने देखा 4 एलिमेंट होते हैं, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। हम लोग भारत के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो हम लोग अलग अलग राज्यों को देखते हैं। जैसे भारत में जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हो गए, उत्तर भारत के जो भी राज्य है भारत के, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, इन सभी राज्यों को हम लोग यूनिट्स को गिनते हैं। लेकिन हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं राज्य शब्द की, तो वहाँ पर हमें 4 तत्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था इसके 4 तत्व क्या क्या थे। इसके 4 तत्व थे: जनसंख्या, भूभाग, दूसरा हमने देखा भूभाग, तीसरा हमने देखा सरकार, चौथा हमने देखा संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसे हमने 2 भागों में बांट के देख लिया। आंतरिक संप्रभुता यानी कि कोई राज्य अपने आंतरिक निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। अब हम लोग ये सरकार को देखते हैं, तो हमने बात किया सरकार के अंग होते हैं, तो हमें सरकार के 3 अंग देखने को मिलते हैं। सरकार के 3 अंग हमें देखने को मिलते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हो गए? सरकार, सरकार के 3 अंग, वो 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य होता है विधि बनाने की, विधि निर्माण की। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है हम सिर्फ मोटी मोटी बातों को देख लेंगे, उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे विधि निर्माण। विधायिका का क्या कार्य होता है? विधि निर्माण। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ये छोटी मोटा आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। कार्यपालिका इंग्लिश में बात करें तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। इसका क्या कार्य होता है कार्यपालिका का? विधायिका का कार्य हो गया विधि निर्माण का। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? विधायिका ने जिन विधियों को बनाया, जिस भी विधि को विधायिका ने बनाया, उस विधि को लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। यानी कि विधायिका ने जिस विधि को बनाया उसका कार्यान्वयन कौन करेगा, उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। वो कार्य काम हो गया कार्यपालिका का। तो विधि का क्रियान्वयन, विधि का क्रियान्वयन यानी कि विधि को लागू करना। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका का क्या कार्य है? विधायिका या फिर कार्यपालिका कोई भी जो है मनमानी अगर उड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा कि इन पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, इनको रोक सकता है न्यायपालिका, उनको जो है अवैध घोषित कर सकता है। मान लो विधायिका ने कोई विधि बना दिया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है चोट पहुंचाता है, हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का प्रतिरोध करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो जो है फंडामेंटल राइट्स को या फिर कोई भी जो है किसी विधि को जो है उल्लंघन करता है, विधायिका ने किसी विधि को बना दिया, तो न्यायपालिका क्या करेगा? उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, उसको रोक देगा, अवैध घोषित कर देगा। और कार्यपालिका, मान लो कार्यपालिका ने कि कोई भी जो है विधि उल्टा सीधा कानून जो है लागू कर दिया, तो भी न्यायपालिका जो है उसे रोक देगी, उसे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी। तो विधियों की समीक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका का। विधियों की समीक्षा करना। अब देखो संविधान सर्वोच्च है हमारा, जो है भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है? संविधान है।
न तो ये ज़्यादा शक्तिशाली है, न तो कार्यपालिका, न तो न्यायपालिका। लोग ऐसा कहते हैं भारत में जो है जुडिशियरी यानी कि जो न्यायपालिका है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, जुडिशियरी। जुडिशियरी। लोग कहते हैं भारत में कि न्यायपालिका जो जुडिशरी है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? संविधान है। न्यायपालिका को शक्ति कौन दे रहा है? इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने के, इनको इन्होंने जिन जिन विधि को बनाया, जिन विधि को लागू किया, उनको जो है अवैध घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को किसने दिया? संविधान ने दिया। यानी कि संविधान से शक्ति मिली हुई है न्यायपालिका को, तभी जो है इनके कार्यों पर जो है, इनके कार्यों की समीक्षा करता है न्यायपालिका। तो ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर लिया। अभी हमने देख लिया संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि जो हमारा संविधान है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि जो सरकार होती है, उसका संविधान का हमारे उद्देश्य ये है कि जो सरकार होती है, किसी भी राज्य में हमने देखा सरकार होती है, तो जहाँ पर सरकार नहीं होगी उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। तो राज्य में सरकार होती है, और जो सरकार है वो अपनी मनमानी न कर सकें, अपनी मर्जी के अनुसार जो है कुछ भी न कर सकें, तो उस पर उसे जो है रोकने की, यानी कि उसे लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, उसे सीमित सरकार की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करती हैं। हमारा संविधान जो है उसे सीमित करता है। तो संविधान का उद्देश्य है कि कोई भी जो है सरकार है अपनी मनमानी न कर सके, कोई भी ऐसी विधि न बनाए सरकार की जो है भारतीय जो लोग हैं, जो लोगों के मूल अधिकारों को जो है चोट पहुंचाए, मूल अधिकारों के जो है विरुद्ध हो जाए। एक मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है, फिर बात करके फिर शुरू करते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, हम लोग संविधान का क्या उद्देश्य है उस पर बात कर रहे थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो उसमें हमने बात किया कि संविधान का उद्देश्य है जो सरकार होती है राज्य की, जो किसी भी राज्य में जो सरकार होती है उसे लिमिटेड करना, सरकार की जो शक्तियां होती हैं उस शक्तियों को सीमित करना। ये काम है किसका? ये उद्देश्य है संविधान का। संविधान का उद्देश्य है सरकार की शक्तियों को सीमित करना, यानी कि सरकार के पास जो शक्ति है उससे कुछ भी जो है मनमानी ना कर सके, जो है जनता पर शोषण, जो है गरीब जनता का शोषण ना कर सके, और जो है मनमानी कुछ भी ऐसा कार्य ना कर सके। उनको लिमिटेड करना, उनको सीमित करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना, ये उद्देश्य है हमारे संविधान का। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? सरकार के शक्तियों को सीमित करना। सीमित करना यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं सीमित सरकार प्रोवाइड कराना। जो राज्य होता है, राज्य राज्य को सीमित सरकार प्राप्त कराना किसका उद्देश्य है? संविधान का। या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो फिर देख लीजिएगा आप लोग, सीमित सरकार, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। तो अभी हमने उद्देश्य को देख लिया। अब हम भारतीय संविधान की अभी हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए उस पर बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं।
जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं को, तो आप लोगों को लग रहा होगा इतनी बेसिक बातें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अभी देखिए, अभी मैं ये सब पढ़ाने के बाद क्वेश्चन को रखूंगा। यूपीएससी ने इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चन पूछा है, तो हल्के में मत लीजिएगा इन सब बातों को। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है यानी कि हमारे यहाँ संविधान जो है लिखा गया है। अभी हम लोग अलिखित संविधान पर भी बात करते हैं। क्या होता है लिखित संविधान? लिखित संविधान। अब लिखित संविधान क्या है? यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित एक क्रम में जो है संविधान की सारी विधियां एक जगह पर लिखी गई हैं। एक क्रम में सुव्यवस्थित तरीके से एक क्रम में सारी विधियां जो है एक जगह पर लिखी गई हैं। सुव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ, सुव्यवस्थित तरीके से हमारा संविधान लिखा गया। हमारा भारत का जो संविधान लिखा गया है सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, यानी कि सभी जो है ऐसा बिखराव नहीं है कि कुछ जो है फंडामेंटल राइट अलग किताब में है और जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशकता जो है राज्य के, वो अलग बुक में है। और हमें जो है जो और जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, शक्ति पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके कार्य जो है अलग बुक में देखने को मिल रहे हैं। संसद और उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, वो सब अलग किताब में देखने को मिल रहा है। नहीं, हमें जो है सब एक ही जगह जो है एक क्रम में, एक विधि से जो है सारी विधियां एक क्रम में देखने को मिलती है, सब एक ही जगह पर लिखी गई हैं। अब अगर हम बात करें लिखित संविधान को हमने देख लिया, अब अगर बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अलिखित संविधान यानी कि संविधान लिखा ही नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइंड में से निकाल दीजिएगा कि अलिखित संविधान का मतलब है कि संविधान लिखा ही नहीं गया है। संविधान लिखा गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यूके में, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, वहां पर अलिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान का मतलब ये मत समझिएगा कि संविधान लिखा ही नहीं गया है वहां पर। संविधान वहां पर भी लिखा गया है, लेकिन कैसे? जैसे हमारे यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, तरीके से लिखा गया है, एक एक जगह पर सभी हमें देखने को मिल जाता है सारी विधियां। तो वैसे यूके में, ब्रिटेन में वैसा नहीं है। वहां पर आपको लिखा हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। सुव्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित नहीं, यानी कि एक जगह पर सब नहीं लिखी गई है। वहां पर आपको फंडामेंटल राइट किसी और किताब में, डीपीएसपी कहीं और जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, योग्यताएं क्या हैं, तो सब जो है अलग अलग किताबों में से बिखराव हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो संविधान है सुव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, एक क्रम से लिखा गया है। आगे हम लोग बात करें तो हमारा जो संविधान है अधिनियमित संविधान है। अधिनियमित, अधिनियमित संविधान, अधिनियमित संविधान यानी कि एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अधिनियमित संविधान का मतलब क्या हो गया? यानी कि कुछ कुछ लोग जो है आपस में जो है जुटे, एक जगह पर कुछ लोग जुटे, उन्होंने बैठा और कुछ समय, साल, 2 साल, 1.5 साल में कुछ टाइम लेकर जो है उन लोगों ने जो एक टीम बनाकर कुछ टाइम लेकर के उसको जो है पूरा उन्होंने टारगेट करके करके जो है सब सोच के उन्होंने लिखा संविधान को कि हाँ ये प्रोविजन होने चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए इसमें। संविधान सभा बैठी थी, उसमें कुछ टाइम लगा था, उन्होंने जो ये लिखा था तो उसमें टाइम लगा था। तो मतलब कि कुछ लोगों ने जो है मिलकर बैठकर उसे लिखा था, अधिनियमित संविधान। अब अगर हम बात करें यूके में, यूके में कैसा है तो
यूके में ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने जो है, लोग मिले आपस में बैठकर उन्होंने संविधान को लिखा, ऐसा वहां पर यूके में नहीं हुआ। यूके में हमें क्या देखने को मिलता है? यूके में हमें ऐसा देखने को मिलता है, विकसित संविधान, विकसित संविधान, यानी कि जो धीरे धीरे डेवलप होता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसका विकास धीरे धीरे होता है। हमारा जो भारत का जो संविधान है अधिनियमित संविधान है, सबने बैठकर उसे जो है एक ही बार में लिख दिया, बाकी उसमें बाद में जो संशोधन वगैरह होते रहते हैं वो तो होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यूके में, ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन में लोगों ने बैठकर जो है उसे ऐसा लिखा नहीं टारगेट बनाकर, वहां पर जो है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है वो विकसित होता हुआ, विकसित होता चला गया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1215 ईस्वी में हमें ऐसा देखने को मिलता है। 1215 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजा थे उस टाइम पर, 1215 ईस्वी में उन्होंने एक जो है एक दस्तावेज जारी किया था। उन्होंने कुछ विधि जो है जारी किया था, कानून को जो है जारी किया था उन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। उन्होंने जो है, जो जनता रहती है, जनता के क्या राइट्स होंगे, जनता के मतलब कि क्या स्वतंत्रता होगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। उन्होंने इसमें ये बताया था कि जो जो मैं हूँ, यानी कि जो राजा है, जो ब्रिटेन का जो राजा है और जो सभी संस्थाएं हैं, वो सब भी इस कानून के अंडर आती हैं, वो सभी कानून के विधि के अधीन हैं। तो जो ब्रिटेन का राजा था उसने 1215 ईस्वी में एक विधि जारी किया था, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो वहां से उनका संविधान जो है धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस करके करके ऑटोमेटिक जो है वो विकसित होता चला गया। उसमें वहां पर कोई टीम जो है बैठकर नहीं कोई गठन किया था। लेकिन हमारे भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमारे भारत में देखने को मिलता है कि लोग मिले आपस में, संविधान सभा बैठी, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। और हम बात करें तो विशेषताओं में, लिखित संविधान, अधिनियमित संविधान, ठीक है। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो जहाँ भारत में हमें देखने को मिलता है, संविधान जो है, संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च है। न ही विधायिका सर्वोच्च है, न ही कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका। सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊपर कौन है? हमारा संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, जहां लिखित संविधान है, हमें वहां पर संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलता है। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका के नहीं। क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सभी को शक्तियां कौन देता है? हमारा संविधान ही देता है। हमारे संविधान में जो विधियां लिखी गई, जो जो लिखा गया है, उसके अनुसार ही वो लोग काम करते हैं। तो न्यायपालिका लोग कहते हैं ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा भी नहीं है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही, जो संविधान में लिखा गया है उसके अनुसार ही कार्य करता है, उसके अनुसार ही वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का समीक्षा करता है, न्यायपालिका। तो हमारे भारत में सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊपर लेवल पर कौन है? संविधान है हमारा। क्योंकि अगर मान लो विधायिका कोई भी जो है ऐसी विधि बना दिया जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका तुरंत उसे जो है रद्द कर देगी। कार्यपालिका ने कोई उल्टा सीधा ऐसा कानून लागू कर दिया और कोई भी जो है चला गया कोर्ट में, जो है किसी ने भी उसका विरोध कर दिया कि नहीं ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे जो है हटा सकती है, उस विधि को जो है अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका को अधिकार किसने नहीं दिया? संविधान ने ही दिया। ये सारी शक्तियां न्यायपालिका को संविधान से ही मिलती हैं। अब अगर हम बात करें ब्रिटेन में, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? वहां पर हमें संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। जो वहां का पार्लियामेंट है, संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में हमें संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलता है। यानी कि जो ब्रिटेन की जो संसद है वो अपने अनुसार अपनी मर्जी से जो है कुछ कोई भी विधि बना सकती है, चाहे किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो या फिर ना हो, चाहे कुछ भी किसी भी विधि का उल्लंघन हो, ब्रिटेन की संसद जो है कुछ भी ऐसा निर्माण कर सकती है। और भारत में हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत में कोई भी विधि बना दी है विधायिका ने, कार्यपालिका ने, तो कोई भी नागरिक जो है उसके अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो जाकर जो है कोर्ट में उसका विरोध कर सकता है। कोर्ट में कह सकता है कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट में जाकर के जो है वो
कह सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में आप जो है जाकर के नहीं कहीं पर कह सकते कि वहां पर न्यायपालिका में भी आप जाकर नहीं कह सकते कि जो संसद ने जो विधि बनाई है वो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आप ब्रिटेन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन के संसद के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का संसद है वो कोई भी जो है कुछ भी कोई भी विधि बना सकती है, केवल एक काम को छोड़कर वो सब कुछ कर सकती है। वो काम क्या है जो ब्रिटेन की संसद नहीं कर सकती है? वो है एक महिला को पुरुष बनाना और एक पुरुष को एक महिला बनाना, यानी कि एक लड़के को एक लड़की बनाना, एक लड़की को एक लड़का बनाना। इस काम को छोड़कर ब्रिटेन की संसद कोई भी कार्य कर सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। इसके जो सर्वोच्चता है संसद की, इस संदर्भ में लोग ऐसे कहते हैं। तो हमने ठीक है संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देख लिया। अब हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन को जो है यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन को लिखता हूँ, तो आप लोग करिएगा, जो कि पीटी में जो है पूछा गया है, यूपीएससी के द्वारा ही जो पूछा गया है। तो आप लोग देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोग उसको कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज को करा होगा तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर, तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। और क्या पूछा गया है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है। क्योंकि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संविधान के द्वारा जो सरकार होती है, संविधान के द्वारा कैसी सरकार होनी चाहिए? संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? यानी कि संविधान के द्वारा कैसी सरकार होनी चाहिए संविधान के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन को देख सकते हैं। संघीय ढांचे वाली राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार हो। अगला ऑप्शन क्या है? एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हो हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सरकार जिसके पास वास्तविक शक्तियां हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। क्वेश्चन क्या पूछा है? संवैधानिक सरकार, यानी कि संविधान के अनुसार सरकार का क्या अर्थ है? संविधान जो चाहता है, मतलब कि संविधान के अनुसार कैसी सरकार होनी चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या है? कैसी सरकार देना है राज्य को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा और आप लोगों ने भी डी को ही टिक किया होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। अब मैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2021 में। प्रीलिम्स में पूछा गया है 2021 में। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अभी हमने राज्य के 4 तत्वों को देख लिया, पीछे हमने बात किया। तो राज्य के 4 तत्वों को हमने क्या क्या देखा? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए, उसे हम राज्य कहेंगे। तब यहाँ पर भी वही पूछा है, राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यानी कि ये 4 तत्व, जो राज्य के 4 तत्व हैं, वो किस कथन में आ रहे हैं? तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र, यानी कि क्या हो गया? संप्रभुता हो गया। व्यक्तियों का एक समुदाय यानी कि जनसंख्या जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र, यानी कि संप्रभु है, वो एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा करता है, यानी कि उसके पास एक निश्चित क्षेत्र भी है, उसके पास लोग हैं, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है, यानी कि उसके पास संप्रभुता भी है, एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा करता है, यानी कि उसके पास एक निश्चित क्षेत्र भी, उसके पास एक निश्चित भूभाग भी है, और जिसके पास एक संगठित सरकार होती है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल गया? जनसंख्या तो देखने को मिल गया, व्यक्तियों का एक समुदाय, जनसंख्या देखने को मिल गया, समुदाय देखने को, संप्रभुता देखने को मिल गया, जनसंख्या बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र, जनसंख्या देखने को मिल गया, संप्रभुता, और निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा करता है, यानी कि हमें भूभाग भी देखने को मिल गया, जनसंख्या, संप्रभुता, भूभाग, और जिसके पास सरकार हो। तो ये चारों तत्व जो हमने बात किया सरकार में होने चाहिए, उसे हम राज्य कहेंगे। तो पहले ऑप्शन में हमें देखने को मिल जाता है, व्यक्ति का एक समुदाय यानी कि जनसंख्या हो गया, और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो,
संप्रभुता हो गया, दो तत्व हो गया। निश्चित रूप से, स्थायी रूप से कब्जा करता है, यानी कि भूभाग भी हो गया, उसके पास निश्चित भूभाग है, तीन चीजें हो गई। उसके पास सरकार भी है। तो पहला ऑप्शन में हमें चारों चीज मिल गया। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक निश्चित क्षेत्र पर राजनीतिक रूप से संगठित लोग, एक निश्चित क्षेत्र पर, यानी कि एक क्षेत्र की बात तो यहाँ पर की गई दूसरे ऑप्शन में। राजनीतिक रूप से संगठित लोग, वहां पर लोग भी हैं जिनके पास उन पर शासन करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, उनके राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने और उनके भरण पोषण के साधनों की रक्षा करने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पर लोगों की बात की गई है, यहाँ पर निश्चित क्षेत्र भूभाग और लोगों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर संप्रभुता की बात नहीं की गई है। दूसरे ऑप्शन में आपको बी में क्या देखने को मिलेगा, लोगों की बात की गई और भूभाग की बात की गई, लेकिन यहाँ पर संप्रभुता की बात नहीं की गई है। और यहाँ पर संगठित सरकार भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमने इसको मान लो कट कर दिया। तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, इसको हमने कट कर दिया। सी ऑप्शन को देखते हैं। बहुत से लोग एक निश्चित क्षेत्र पर, ठीक है, लोग हैं यहाँ पर, एक निश्चित क्षेत्र भी है इनके पास, ठीक है, लोग हैं, निश्चित क्षेत्र हैं, ठीक है, दो चीजें तो हो गई, जनसंख्या और भूभाग, निश्चित भूभाग हो गया। बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और सरकार के साथ रह रहे हैं, यानी कि सरकार तो है यहाँ पर, ठीक है, सरकार के साथ रह रहे हैं, और यहाँ पर क्षेत्र है, लोग हैं, तीन चीजें हमें देखने को मिल गई, क्या क्या, जनसंख्या, भूभाग, निश्चित भूभाग देखने को मिल गया, और सरकार भी है यहाँ पर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो है संप्रभुता। संप्रभुता हमें इस ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम इसे कट कर देंगे। कोई भी ऑप्शन आपको अगर चारों में से कोई भी एक नहीं देखने को मिलता है तो उसे कट कर देना है। आगे क्या है, एक निश्चित भूभाग पर, ठीक है, यहाँ पर भूभाग आ गया, एक निश्चित भूभाग पर हमें एक तत्व देखने को मिल गया, स्थायी रूप से रहने वाला समाज, जिसमें एक, ठीक है, समाज, यहाँ पर लोग आ गए, समाज में लोग आ गए, जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकारी होता है, यानी कि केंद्रीय सरकार हो गई, केंद्रीय प्राधिकारी होता है, केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका तथा एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लेकिन यहाँ पर इस संप्रभुता की बात नहीं की गई है, तो इसे भी हम कट कर देंगे। यानी कि हमने इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, इसे कट कर दिया, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर व्यक्तियों का समुदाय, जनसंख्या और भूभाग, सरकार, संप्रभुता, चारों तत्व हमें पहले ऑप्शन में ही देखने को मिल जाते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अभी मैं अगले क्वेश्चन को जो है लिखता हूँ बोर्ड पर। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। क्या पूछा गया है, परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है, यानी कि संवैधानिक सरकार, यानी कि संविधान के अनुसार, संविधान कैसा सरकार बनाना चाहता है, संविधान राज्य को कैसा सरकार देना चाहता है। तो परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार एक ऐसी सरकार है, यहाँ पर देखते हैं, विधायिका द्वारा सरकार, विधायिका ने जो विधियों का निर्माण करती है, विधायिका द्वारा सरकार, और लोकप्रिय सरकार, जिसकी खूब सारी चर्चे हो, जिसकी खूब प्रशंसा होती हो, ऐसा लोकप्रिय सरकार, और बहुदलीय सरकार, यानी कि जो मतलब कि कई सारी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनती है, वो बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पीछे पढ़ा कि सरकार का जो संविधान है, संविधान का पर्पस क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, राज्य को एक सीमित सरकार देना, संविधान का उद्देश्य है राज्य को एक सीमित सरकार देना। तो वही पूछा है, संवैधानिक सरकार एक ऐसी सरकार है, संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार है, यानी कि संविधान राज्य को एक सीमित सरकार प्रदान करना चाहती है। तो संवैधानिक सरकार यहाँ पर पूछा था, एक ऐसी सरकार है परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, ये सब तो नहीं हो पाएंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, सीमित सरकार। तो अभी मैं जो है अगले क्वेश्चन को लिखता हूँ बोर्ड पर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2014 में, 2014 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक सरकार। तो देखिए आपको ये वर्ड कितनी बार देखने को मिल गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग, उसी पर कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। संवैधानिक सरकार वह है जो, संवैधानिक सरकार वह है जो, देखते हैं
क्या कथन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो, अब पहला क्या कथन है, राज्य प्राधिकरण के हित में, यानी कि राज्य के हित में, राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, यानी कि राज्य के हित में जो जनता है, जनता के मूल अधिकारों पर, जनता पर जो है प्रतिबंध लगाए, उनके मूल अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाए। राज्य के सरकार में जो है, सरकार के हित में जनता पर प्रतिबंध लगाए, उनके मूल अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाए। दूसरा क्या कथन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में, यानी कि जनता के हित में, जनता के जो मूल अधिकार और भी जो उनके अधिकार है जनता के हित में, जनता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए। यानी कि जो व्यक्ति है, जो जनता है, एक एक लोग, उनके हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए, यानी कि सरकार के अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाए। तो ऑप्शन क्या दिया है हमारा, ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन और टू, और न तो एक न तो दो। तो अब देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ मैंने आपको क्या बताया। संवैधानिक सरकार क्या है, हमारा जो संविधान है वो कैसी सरकार प्रदान करना चाहता है राज्य को। संविधान राज्य को कैसी सरकार प्रदान करना चाहता है, ऐसी सरकार जो अपनी मनमानी करे, या जो ऐसी सरकार हो जो जनता के मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन करे, ऐसी विधियों का निर्माण करे। नहीं, ऐसी सरकार जो मतलब कि जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन भी ना करे, और जो है विधि बनाए, जहां पर जरूरत है वहां पर विधि बनाए। यानी कि संविधान यह चाहती है कि राज्य को एक ऐसी सरकार प्रदान की जाए जो कि सीमित हो, उनकी शक्तियां सीमित हों। लिमिटेड गवर्नमेंट प्रदान करना चाहते हैं संविधान, राज्य को एक लिमिटेड गवर्नमेंट देना चाहती है संविधान हमारा। तो यहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, राज्य के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही प्रतिबंध लगा देंगे, तो वो सरकार को कहाँ, सरकार की शक्तियों को कहाँ सीमित किया गया। सरकार की शक्तियों को हम तब सीमित करेंगे ना जब हम राज्य के अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाएं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकारों पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए, यानी कि हमने राज्य सरकार की शक्तियों पर हमने प्रतिबंध लगाया, तभी तो यही तो हमारा संविधान का उद्देश्य है कि हम जो है राज्य को ऐसी सरकार प्रदान करें, लिमिटेड सीमित सरकार, मतलब कि उसकी शक्तियों पर जो है रोक लगा सके, अपनी मनमानी कुछ ना कर सके। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देंगे तो सीमित सरकार का कहाँ, हमने ऐसा कहाँ पढ़ा। तो फिर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पर हमने क्वेश्चन भी देख लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।